नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों, आज जैसा कि करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 13 जनवरी के करंट अफेयर्स को, 13 जनवरी के करंट अफेयर्स को। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि वो कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, वो कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज हैं जो अभी हाल फिलहाल में देश दुनिया में घटित हुए हैं और वो हमारे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हम देखेंगे किस तरीके से वो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे, हम उन्हें एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए जल्दी से आप लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को शेयर करें आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा। और जैसा कि आप सब लोग को पता है और मुझे भी बिल्कुल उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने नोटबुक और पेन लेकर के बैठ गए होंगे, ठीक है। तो जिन लोगों ने नोटबुक और पेन लेकर के नहीं बैठे वो भी ध्यान से चीजों को देखें, लेकिन कोशिश क्या करें कि नोटबुक पेन लेकर के बैठिए, साथ में जो भी चीजें आपको बताई जा रही हैं और भी सारी इंपॉर्टेंट चीजें उनको नोट डाउन करते हुए चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले कहना चाहूंगी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। चलिए देर नहीं करते हैं और अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि भारत और किस देश ने हाल ही में मिलकर यंग प्रोफेशनल स्कीम शुरू किया है, ठीक है। तो यंग प्रोफेशनल स्कीम जो शुरू किया है वो भारत और किस देश ने है। जब भी मैं क्वेश्चंस को रीड कर रही हूँ तो कोशिश क्या करिए आप लोग कि वीडियो को पॉज करके खुद से आंसर देने की कोशिश क्या करिए। ऑप्शंस आप देख ही रहे हैं। और यंग प्रोफेशनल जो स्कीम शुरू की गई भारत ने यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर के किया है, ठीक है। यूके यूनाइटेड किंगडम और भारत ने एक स्कीम शुरू किया है इंडिया ने। क्या नाम है भाई? यंग प्रोफेशनल स्कीम, इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखिएगा। भारत और यूनाइटेड किंगडम के लंदन में ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो उनकी कैपिटल है वहां पे यंग प्रोफेशनल स्कीम को देखिए औपचारिक रूप देने पर हस्ताक्षर किया गया। दोनों कंट्री ने एक तरीके से सहमति दर्ज की है, इसको औपचारिक रूप दिया है यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम को। ध्यान रखिएगा इस स्कीम को लॉन्च कब किया गया था? अभी देखिए 9 जनवरी को जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, ठीक है। कहाँ पे दोस्तों? इंदौर में। ध्यान रखिएगा इंदौर मध्य प्रदेश में प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया गया उसी दौरान जो है इस स्कीम को भारत और ब्रिटेन ने लॉन्च किया उसी मौके पर। अब ये स्कीम है क्या, इसका क्या उद्देश्य है? तो इस स्कीम के तहत देखा जाए जो 18 से 30 वर्ष, ठीक है ध्यान रखिएगा यंग प्रोफेशनल बात हो रही है, 18 से 30 वर्ष के जो लोग होंगे, जो डिग्री धारक नागरिक होंगे, दोनों कंट्री के जो डिग्री होल्डर होंगे वो लगभग 3000 जो डिग्री होल्डर नागरिक है, सिटीजन्स है, वो 2 साल की अवधि के लिए एक दूसरे के देश में यानी कि इंडिया के यूके में, यूके के इंडिया में रह सकते हैं, काम कर सकते हैं। उनको अनुमति दी जाएगी कितने लोगों को? 3000, ठीक है, डिग्री होल्डर सिटीजन्स को, ठीक है, एक दूसरे की कंट्री में रहने का, एक दूसरे कंट्री में काम करने का, जॉब करने की अपॉर्चुनिटी, अनुमति दी जाएगी, ठीक है। यही है यंग प्रोफेशनल स्कीम इंडिया यूके। योजना की जो घोषणा किया गया था दोस्तों, वो जो G20 की मीटिंग हुई थी 2022 में बाली में, इंडोनेशिया के बाली में जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ था, ठीक है, और उसी समय इस योजना के बारे में बताया गया था। और जैसा कि आपको पता है इस साल जो है भारत कर रहा है अध्यक्षता G20 की, 2023 में भारत अध्यक्ष है और इसी अध्यक्षता के दौरान जो है ये स्कीम शुरू की गई है। योजना जो है ध्यान रखिएगा, चूंकि हमने बात किया 3000 जो डिग्री होल्डर है तो 3000 जो व्यक्तियों को क्या करेगा? वीजा विनिमय की अनुमति देगा। तो वीजा एक्सचेंज करने की अनुमति यहाँ पे दी जाएगी इस स्कीम के तहत। हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड किंगडम की, ठीक है। आइए देख लेते थोड़ा यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड मतलब संघ, ठीक है, किंगडम, कुछ किंगडम का मिलकर एक संघ बना, यूनाइटेड किंगडम हो गया, ठीक है। देखिए आपके सामने ये मैप खुला हुआ है यूनाइटेड किंगडम। तो कुछ क्षेत्रों को मिला करके देखिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन से चीजें जो है क्षेत्र शामिल है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले यहाँ देखिए वेल्स है, इंग्लैंड है। कई लोग तो यूनाइटेड किंगडम को सिर्फ इंग्लैंड, देखिए इंग्लैंड एक अलग क्षेत्र है, वेल्स को, इंग्लैंड को, स्कॉटलैंड को और ध्यान रखिएगा नॉर्दर्न आयरलैंड को, इन सबको मिला करके कौन बनता है दोस्तों? यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल की दोस्तों बात किया जाए तो आप यहाँ पे देख रहे हैं लंदन, ठीक है। यहाँ की ध्यान रखिएगा जो करेंसी है वो है पाउंड स्टर्लिंग। और अभी हाल फिलहाल में जो पहले भारतीय मूल के वहां के प्राइम मिनिस्टर बने ऋषि सुनक, ठीक है, ऋषि सुनक। और ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देखिए आप मैप देखिए, यहाँ पे देखिए स्ट्रेट ऑफ डोवर दिख रहा है,
ठीक है, जो कि फ्रांस और इंग्लैंड को अलग करता है। ठीक है, इंग्लिश चैनल को जोड़ा है नॉर्थ सी से। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ डोवर इंग्लिश चैनल भी यहाँ पे, ये चीज ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ मैपिंग आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो एटलस को ना समझ लीजिए गीता की तरह अपने साथ रखा करिए आप लोग, सिर्फ बिल्कुल वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एटलस आपके लिए। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा। इसके पहले भी हम लोगों ने इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा किया था, लेकिन ये फिर से अभी चर्चा में रहा है, तो इसलिए इसके बारे में फिर से हम बात कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन जितनी बार रिपीट होते हैं उतना ही हमारे लिए अच्छा होता है, क्योंकि आपको क्या होगा, जल्दी जल्दी तैयार हो जाएगा। रिपीटेशन क्या होता है, रिपीटेशन ही तो है, जितना ज्यादा रिपीट करेंगे, जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे, उतना ही आपको चीजें कंठस्थ हो जाएंगी। तो विश्व मसाला कांग्रेस का जो 14वां संस्करण आयोजित किया जाएगा दोस्तों, वो मुंबई में किया जाएगा, महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई में किया जाएगा। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो विश्व मसाला कांग्रेस, ठीक है, वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का जो आयोजन किया जा रहा है वह फरवरी में किया जाएगा, 16 से लेकर के 18 फरवरी के बीच में। कहां पे दोस्तों, मुंबई में किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। कौन सा संस्करण है ये, 14वां संस्करण है। सम्मेलन का उद्देश्य क्या है, देखिए जब भी कोई इवेंट्स होता है, जब भी कोई समिट्स होती है, तो उसका कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। अगर हम विश्व मसाला दिवस की बात करें तो ये ध्यान रखिएगा, जो भारतीय मसाले हैं उन भारतीय मसालों को वर्ल्ड लेवल पे, यानी कि अंतरराष्ट्रीय जो ट्रेड है, ठीक है, व्यापार है, उसमें बढ़ावा देना। ठीक है, और साथ ही साथ बढ़ावा देने के लिए नए अवसर पैदा करना। ठीक है, नए अवसर पैदा हो सके जिससे कि जो भारतीय मसाला है उनको अंतरराष्ट्रीय बाजार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में क्या मिले, बढ़ावा मिले, यही इसका उद्देश्य है। इसमें देखा जाए इस कांग्रेस में न केवल व्यापारी, बल्कि यानी कि सिर्फ व्यापारी वर्ग ही नहीं, बल्कि जो नियामक है, नीति नियामक, जो मसाले से संबंधित जो नीतियां बनाते हैं, नीति नियामकों के लिए भी ये क्या कर रहा है, एक मंच प्रदान करेगा, एक मंच आयोजित करेगा। और इस कार्यक्रम में ध्यान रखिएगा, जो G20 देशों के बीच में मसाला व्यापार को, यहाँ ध्यान रखिएगा, मसाला व्यापार को बढ़ावा देने के लिए समर्पित व्यावसायिक सत्र होगा। तो ध्यान रखिएगा, चूंकि आपको पता है भारत इस साल G20 की अध्यक्षता कर रहा है, तो G20 जो देश हैं, G20 ग्रुप के जितने भी मेंबर्स कंट्री हैं, उनके बीच में क्या करना, भारतीय मसाले को बढ़ावा देना, उनके व्यवसाय को बढ़ावा देना, और साथ ही साथ एक मंच आयोजित कर रहा है जिसमें जो नीति नियामक के साथ साथ जो व्यापारी वर्ग है वो मिल करके, संगठित होकर के इस मसाला व्यापार को बढ़ावा दे सके, इसका ये मंच प्रदान करेगा ये कांग्रेस। अगर हम बात करें इस साल की थीम क्या होगी, वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस की थीम देखिए क्या है, विजन 2030। ठीक है, विजन 2030 स्पाइसेस। तो यहाँ पे देखिए एस मतलब क्या है, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, पी प्रोडक्टिविटी, आई इनोवेशन, फिर है सी कोलैबोरेशन, ई क्या है एक्सीलेंस, और एस क्या है सेफ्टी। तो ध्यान रखिएगा, थीम से एग्जांपल जो है, थीम से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो इस साल 14वां संस्करण था। ठीक है, अगर हम बात करें भारत को, देखिए भारत में हर तरह के मसाले पाए जाते हैं। मसालों के लिए जो है यूरोपियन भारत में आए थे, यहाँ पे काली मिर्च बड़ी फेमस थी, तो जो यूरोपीय वास्को डी गामा यहाँ से क्या है लेके गया था, ठीक है, काली मिर्च, उसको क्या यमन प्रिय, यमनों का प्रिय था, इसलिए उसको यमन प्रिय कहा जाता है काली मिर्च को, है ना। तो यहाँ पे जो भारत को क्या कहा जाता है, विश्व का मसाला कटोरा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे कई प्रकार के जो है गुणवत्तापूर्ण बहुत सारे जो है, इन मसालों में बहुत सारे गुण पाए जाते हैं, और बहुत दुर्लभ ऐसे ऐसे मसाले जो कहीं देश दुनिया में नहीं पाए जाते वो भारत में पाए जाते हैं। इसमें औषधीय गुण होते हैं, चिकित्सीय मसाले यहाँ पे उत्पादन भारत करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मसाला कटोरा किसे कहा जाता है दोस्तों, भारत को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया है। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जो उद्घाटन किया गया है दोस्तों, देखिए गांधीनगर, बेंगलुरु, मुंबई या फिर इंदौर। देखिए आजकल आप लोग आंसर बहुत कम कर रहे हैं, कहाँ है बाकी लोग, कमेंट बॉक्स में भी आंसर नहीं करते। क्या ही मैं आप लोगों से क्वेश्चंस पूछूं, आप लोगों ने तो आंसर ही करना छोड़ दिया है। आंसर करो भाई, जितने लोग भी सेशन को देखते हो, जो कुछ भी मैं क्वेश्चंस बीच में पूछ रही होती है उसका जरूर आंसर क्या करिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मेरा मेनली उद्देश्य क्या, हर एक चीज आपको बता देना नहीं, जब आप खुद से उसकी डिगिंग करोगे, खुद से उसको सर्च करोगे, तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इसी रीजन से मैं कहती हूँ कि भाई सर्च करना सीखो, आंसर दो आप।
तो आंसर दिया करिए आप लोग, ठीक है। और जिस तरह से मैं क्वेश्चंस रीड कर रही हूँ उस दौरान भी आप लोग आंसर करिए। और बच्चा इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जो उद्घाटन किया गया है दोस्तों, वो इंदौर में किया गया है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इंदौर में जो है 11 से लेकर के 12, ठीक है, मध्य प्रदेश के इंदौर में 11 से लेकर के 12 के बीच में छठा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया। ध्यान रखिएगा ये छठा था, ठीक है, छठा संस्करण था। और उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, इसका उद्घाटन किया गया था। अगर हम बात करें जो छठा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की थीम क्या है दोस्तों, फ्यूचर रेडी मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश भविष्य के लिए तैयार राज्य है। उद्देश्य क्या है इस पूरे समिट का, तो ध्यान रखिएगा पर्यावरण को संरक्षण देना इसका बेसिकली उद्देश्य था। और यह जो है आयोजन एक तरीके से जो किया गया था वो पूरी तरीके से कार्बन न्यूट्रल और जीरो बेस पर आधारित था, ठीक है। तो पर्यावरण को संरक्षण देना, ठीक है, कार्बन का उत्सर्जन कैसे कम किया जा सके, इन सारी चीजों पर केंद्रित था। किस पे, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, ठीक है। और कहां पे, इंदौर में हुआ था। उद्घाटन किसने किया, प्रधानमंत्री जी ने किया। थीम याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में, तो देखिए इसमें 65 से अधिक देशों के जो प्रतिनिधि मंडल थे उन्होंने भाग लिया। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, चूंकि आपको पता है कि यहीं पे जो है अभी वो हुआ था, ठीक है, जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया इंदौर, वहां पे जो उसके मुख्य अतिथि थे उन लोगों ने भी इसमें भाग लिया ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में, जिसमें देखा जाए सूरीनाम के जो राष्ट्रपति है चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी ने, और गुआना के जो राष्ट्रपति है मोहम्मद इरफान अली, इन्होंने जो है भाग लिया इस दौरान, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिल्म RRR के सॉन्ग नाटो नाटो को गोल्डन ग्लोब बेस्ट सॉन्ग अवार्ड मिला। इस गाने को किसने कंपोज किया था, ठीक है। तो बहुत ही बड़ी एक तरीके से अपने आप में पहली बार ये है कि कोई भारतीय सॉन्ग को जो है गोल्डन ग्लोब बेस्ट सॉन्ग अवार्ड मिला है। और इस सॉन्ग को जो कंपोज किया है उन्होंने किया है, ध्यान रखिएगा, MM, ध्यान रखिएगा ये MM कीरावनी है, ठीक है। आप इनको देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो ये 80वां गोल्डन ग्लोबल अवार्ड था, ठीक है। और इस पे जो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मोशन पिक्चर कैटेगरी में जिस सॉन्ग को चुना गया है वो सॉन्ग कौन सा है, नाटो नाटो, ठीक है, जिसे बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जीता है, ठीक है। किसने, कहां पे, गोल्डन ग्लोब अवार्ड में, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। इस सॉन्ग को देखिए कंपोज किसके द्वारा किया गया था, MM कीरावनी के द्वारा किया गया था। और गाया किसके द्वारा गया था, तो काल भैरव और राहुल सिप्लिक गुंज के द्वारा जो है इसे गाया गया था, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिए कि इंपॉर्टेंट है अपने आप में, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ देखा जाए तो जो फिल्म RRR है उसे बेस्ट पिक्चर नॉन इंग्लिश हेतु भी यहाँ पे नामांकित किया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए इस फिल्म को जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 के पुरस्कार में इस फिल्म को 2 श्रेणी के तहत नामांकन मिला है, जिसमें से पहला श्रेणी कौन सा है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म गैर अंग्रेजी, और दूसरा था सर्वश्रेष्ठ मूल गीत चलचित्र में शामिल किया गया था, ठीक है। तो बेसिकली आप थोड़ा सा अच्छे से इस फिल्म के बारे में देख लीजिए, क्योंकि इस फिल्म के जो डायरेक्टर है उनको भी कई सारे अवार्ड मिले हैं। ये फिल्म देखा जाए अभी ऑस्कर के लिए भी, देखिए ऑस्कर के लिए कांतारा, ठीक है, कश्मीर फाइल को भी नॉमिनेट किया गया, इस मूवी को भी नॉमिनेट किया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये फिल्म हो जाती है। बाकी फिल्मों के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए, ऑस्कर भी मिलने वाला है, कुछ फिल्मों को ऑस्कर अवार्ड की भी घोषणा की गई, देखिए कहाँ किसको क्या मिलता है। तो यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा अच्छे से। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और किस देश ने राजनयिकों के प्रशिक्षण में सहयोग बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन किया है। तो जो राजनयिक होते हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए भारत और ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन किया है, पनामा, ब्राजील, मैक्सिको या फिर दक्षिण अफ्रीका। करेक्ट आंसर इज ए, पनामा, ठीक है, पनामा। तो यहाँ पे जो पनामा और भारत, ध्यान रखिएगा, इन्होंने समझौता किया है, समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है। उद्देश्य क्या है भाई, जो राजनयिक होते हैं उनको प्रशिक्षण में एक दूसरे का सहयोग करना। तो जो राजनयिक होते हैं जो एक दूसरे के देश में नियुक्त किए जाते हैं उनको किस तरह से ट्रेनिंग देना है, उनके ट्रेनिंग में एक दूसरे को सहयोग करने के लिए भारत ने पनामा के साथ समझौता किया है। ये जो समझौता हुआ है ये यहाँ पे देखिए द्विपक्षीय वार्ता हुई थी, जो भारत के विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस सुब्रमण्यम जयशंकर और जो पनामा के विदेश मंत्री हैं जिनका नाम है, ठीक है, जनेना तेवेने मैनक्रोमो, ठीक है, उनके बीच में ये समझौता हुआ इस दौरान जब वो इंदौर में, ठीक है, इंदौर के दौरे पे आई थी। जैसा कि आपको पता है प्रवासी भारतीय दिवस,
और इसी दौरान जो इन दोनों देशों के विदेश मंत्री उनके बीच में द्विपक्षीय बैठक हुई, उस द्विपक्षीय बैठक के दौरान ये समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। इस दौरान कुछ और भी चीजें जो है जिस पर व्यापक चर्चा की गई, व्यापक समीक्षा की गई, जिसमें से देखिए परामर्श के दौरान जो दोनों देशों ने क्या किया, व्यापार और निवेश पर, ठीक है, एक दूसरे के देशों में किस तरीके से व्यापार और ट्रेड हो, एक दूसरे कंट्री किस तरीके से इन्वेस्टमेंट हो, फार्मास्यूटिकल्स यानी कि जो मेडिकल से रिलेटेड सारी चीजें हो, क्षमता निर्माण हो अंतरिक्ष के भी क्षेत्र में, ठीक है, साथ ही साथ काउंसलर जैसे मुद्दों को कवर करते हुए दोनों ही देशों के यानी कि द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा की गई है। ये सारे जो मुद्दे चर्चा में थे। आइए बात करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे आप देख सकते हैं पनामा के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए, यहाँ पे आप साउथ अमेरिका देख रहे हैं और आप देख रहे हैं उत्तर नॉर्थ अमेरिका, बीच में देखिए लैटिन अमेरिका है, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कौन सा देश, पनामा, ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पे पनामा। देखिए यहाँ पे कंबोडिया से मात्र इतनी सीमा को साझा करता है और कोस्टरिका से, ठीक है, बहुत ही पतली सी कंट्री है, देख रहे हैं, कुछ छोटा सा दिख रहा होगा, जैसे लग रहा है कि ज्वाइंट कर दिया गया हो, किसी को बांध दिया गया हो। पनामा की दोस्तों बात किया जाए तो इसकी जो कैपिटल है वो है पनामा सिटी, पनामा शहर ही इसका कैपिटल है। यहाँ की जो मुद्रा है, करेंसी है, वो है बालबोआ, ठीक है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति है वो है लॉरेंटिनो कार्डिजो। पनामा की देखिए बात करें तो यहाँ पे देखिए कोलंबिया से और साथ ही साथ कोस्टरिका, देखिए यहाँ पे एक बीचों बीच एक कोलंबिया के यहाँ पे, माफ करिए, यहाँ पे पनामा नहर निकाली गई जो कि मानव निर्मित नहर है। पनामा नहर आपसे पूछा जाता है कि पनामा कैनाल जो है किस किस को जोड़ता है, तो आपको देखिए कैरेबियन सी जो किसका भाग है दोस्तों, अटलांटिक ओशन का भाग है, और ये पैसिफिक ओशन, ठीक है, यानी कि पैसिफिक ओशन को अटलांटिक ओशन से कनेक्ट करता है पनामा, ठीक है, नहर के इंपॉर्टेंट हो जाता है पनामा, ठीक है। थोड़ा सा लोकेशन अच्छे से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न हमारा की हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर है। देखिए पासपोर्ट जारी किया गया है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023, इसमें कौन सा देश शीर्ष पर है, तो सिंगापुर है, दक्षिण कोरिया, जापान या फिर जर्मनी। देखिए हमेशा के यहाँ पे जो है जापान ही है जो इस बार भी शीर्ष पे रहा है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो अभी यहाँ पे जो अभी हाल ही में जारी किया गया है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023, और जापान भी जो कि पिछले वर्ष भी शीर्ष स्थान पे था और इससे अपना स्थान इस साल भी बरकरार रखा है, ठीक है। तो पहले स्थान पे दोस्तों जापान ही है इस साल भी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में क्वेश्चन आया हुआ था, पीसीएस में भी आया हुआ था, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पार्ट यहाँ पे जो ये इंडेक्स जो जारी किया गया उसके अनुसार देखा जाए जापान जो है, ध्यान रखिएगा, जापान का जो पासपोर्ट है वो सबसे अनुकूल पासपोर्ट है, ठीक है। और ये देखा जाए इसका जो पासपोर्ट है जापान का वो लगभग जो है 193 वैश्विक गंतव्य में वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति है। तो 193 कंट्री में जापान के पासपोर्ट को बिना वीजा की ही अनुमति है। तो एक तरीके से बहुत ही अनुकूल, बहुत ही विश्वसनीय पासपोर्ट है किसका दोस्तों, जापान का। जापान को लगातार 5वें वर्ष, देखिए लगातार जो है 5 साल से हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष स्थान पे रहा है। वहीं देखा जाए दूसरे स्थान पे देखिए 2 कंट्री हमें देखने को मिलती है, एक सिंगापुर और पे दक्षिण कोरिया, ठीक है। बात करते हैं उसके बाद कौन सा स्थान आता है, जर्मनी का आता है, स्पेन का आता है और भी कई जो है यूरोपीय राष्ट्र। भारत की बात किया जाए दोस्तों तो भारत ने जो पिछले वर्ष की तुलना में काफी अपने स्थान को इंप्रूव किया है, कितना भाई 2 अंक, ठीक है। मेहनत करते करते भारत ने 2 अंक तो इंप्रूव कर लिया है और इस साल भारत की रैंकिंग देख लिए 85वें स्थान पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार कर लीजिए, ठीक है। इसी के साथ साथ भारत का जो है पासपोर्ट वो बिना भारत के पासपोर्ट कितना देशों में जा सकता है, यहाँ पे वीजा मुक्त यात्रा कर सकता है, तो 59, ठीक है, 59 कंट्रीज में। और यहाँ पे जो था ये पहले 60 था, अब तो कितना हो गया 59 देशों में ये वीजा मुक्त यात्रा कर सकता है। ये रैंकिंग ध्यान रखिएगा दोस्तों, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैलिस्टिक मिसाइल है पृथ्वी 2 जिसका भी हाल फिलहाल में सफल परीक्षण किया गया है। किस राज्य में किया गया है दोस्तों, तो देखिए अक्सर यहाँ पे देखिए उड़ीसा का चांदीपुर है, वहां से ये किया गया है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान रखिएगा ये जो DRDO है, ठीक है, यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसका परीक्षण किया गया है पृथ्वी 2 का, ठीक है, उड़ीसा के चांदीपुर से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एकीकृत प्रशिक्षण रेंज से किया गया है, से कम दूरी की, ध्यान रखिएगा ये जो पृथ्वी
दो है ये कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है और इसका सफल परीक्षण किया गया है उड़ीसा के चांदीपुर से। ठीक है, पृथ्वी 2 की बात करें तो ये स्वदेश में विकसित यानी कि अपने ही देश में स्वदेशी रूप से विकसित किया गया, इंडिजिनियसली ये डेवलप है। और इसकी बात करें तो इसके देखिए ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्या है, पृथ्वी जो है वो सतह से सतह, पृथ्वी अर्थ याद रखिए, अर्थ क्या है, सतह से सतह ही होगा। ठीक है, सतह से सतह मार करने वाली है, इसकी मारक क्षमता क्या है, तो सतह से सतह है ये। दूसरी देखा जाए ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, कितनी शॉर्ट रेंज, यानी कि इसका जो रेंज होगा वो लगभग 250 से लेकर के 350 किलोमीटर की रेंज में ये इसकी मारक क्षमता है। और ये कितने किलो का यानी कि पेलोड ले जा सकता है, तो 1 टन पेलोड ये ले जाने में सक्षम है। ठीक है, पृथ्वी 2 की बात किया जाए तो ये एकल चरण तरल ईंधन वाला मिसाइल है। ठीक है, सिंगल स्टेज है लिक्विड। और यहाँ पे बात करें इसमें जो कि वॉरहेड माउंटिंग क्षमता कितनी इसकी, तो 500 से लेकर के 1000 किलोमीटर। ठीक है, तो थोड़ा सा ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अब बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई के किस डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल केंद्र द्वारा 1 और वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। देखिए ये सब डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, आपसे पूछा भी गया है कि इस वर्तमान में कौन से समय जो है डिप्टी गवर्नर है, कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देखिए डिप्टी गवर्नर है जिनका अभी 1 साल के लिए कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है केंद्र के द्वारा। दोस्तों उनका नाम है माइकल पात्रा। ठीक है, माइकल पात्रा जी का जो है कार्यकाल जो अभी समाप्त होने वाला था, इसे जनवरी में उनके कार्यकाल को 1 और वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। तो आप उनकी देखिए तस्वीर यहाँ पे देख सकते हैं, फोटो है। ये गवर्नर डिप्टी गवर्नर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, देश के केंद्रीय बैंक के। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि देश का केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है, बैंकों का बैंक कहा जाता है, सरकार का बैंक कहा जाता है। ठीक है, और इसके जो डिप्टी गवर्नर है माइकल पात्रा, इनके देखिए कार्यकाल को 1 और साल के लिए केंद्र सरकार ने बढ़ा दिया है। यहाँ पे जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में एक कैबिनेट कमेटी की जो नियुक्त, कैबिनेट कमेटी की नियुक्त समिति थी। ठीक है, उसने क्या किया है, 15 जनवरी जो कि इनका कार्यकाल पूरा होने वाला था। ठीक है, 15 जनवरी को इनका कार्यकाल पूरा होने वाला था और वहीं से देखा जाए 1 वर्ष की अवधि के लिए माइकल देवव्रत पात्रा जी के कार्यकाल को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है। ठीक है, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर को। ठीक है, तो चूंकि ये 3 साल के लिए कार्यरत थे, 14 जनवरी 2023 को इनका कार्यकाल समाप्त होने वाला था। अब ये 2024 तक रहेंगे, जनवरी तक। ठीक है, देखिए डिप्टी गवर्नर, एक गवर्नर होता है, गवर्नर के अंडर देखिए 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो एक तो हम लोगों ने देखा कि माइकल पात्रा है, अन्य जो 3 डिप्टी गवर्नर है देखिए वो कौन कौन से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के M.K. जैन, M. राजेश्वर राय और T. रविशंकर। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आचार्य जो है इस समय वर्तमान में डिप्टी गवर्नर है। चलिए आज का क्वेश्चन मेरा रहेगा आपसे आरबीआई से रिलेटेड। हमने आपको एक दिन आरबीआई के बारे में अच्छे से समझाया था। चलिए आप मुझे बताइए कि आरबीआई का गठन जो है वो किस एक्ट के तहत किया गया था। ठीक है, कौन सी कमेटी ने सुझाव दिया था। ठीक है, और आरबीआई का जो है नेशनलाइजेशन किस डेट को हुआ था, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, आरबीआई के जो है गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर कौन थे। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर कौन थे, और आप मुझे बताएंगे प्रेजेंट गवर्नर आरबीआई के कौन से हैं और उनका क्रम क्या है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आरबीआई के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, कल भी हम लोगों ने आरबीआई के बारे में बात किया था, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों की रोज क्रिस्टियन ओसोका रोपांडा किस देश की पहली महिला उपराष्ट्रपति नियुक्त की गई है। चूंकि ये नियुक्ति के साथ साथ पहली महिला है तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा ये कंट्री भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। करेक्ट आंसर इज गेबॉन। ठीक है, गेबॉन की ये पहली महिला उपराष्ट्रपति नियुक्त की गई हैं, रोज क्रिस्टियन। उनकी स्क्रीन पे आप तस्वीर देख सकते हैं। तो गेबॉन के जो वर्तमान में राष्ट्रपति है दोस्तों, जिनका नाम है, ध्यान रखिएगा, अबोंगो ओडिम्बा। ठीक है, इन्होंने जो है रोज क्रिस्टियन ओसाका रापांडो को गेबॉन की पहली महिला उपराष्ट्रपति नियुक्त किया, ध्यान रखिएगा। और ये पहले वहां की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी, इसलिए और इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके पहले देखा जाए जुलाई 2022 में यहाँ पे जो है ओसोका रापांडो को गेबॉन की प्रधानमंत्री के रूप में भी इनको चुना गया था और ये वहां की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है गेबॉन। गेबॉन की दोस्तों बात किया जाए तो ये देखिए आपके सामने गबॉन का मैप खुला हुआ है। अफ्रीका के वेस्ट में ये जो है
है गैबॉन है। ठीक है, अटलांटिक ओशन से लगा हुआ है ये कंट्री है, आप देख सकते हैं यहाँ पे गैबॉन को। ठीक है, इक्वेटर ध्यान रखिएगा गैबॉन के बीचों बीच से गुजरता है, इंपॉर्टेंट है। देखिए इक्वेटर को देख लीजिए कि किन किन कंट्री से बीचों बीच से गुजर रहा है। अफ्रीका से तो तीनों ही ध्यान रखिएगा, कर्क रेखा भी, मकर रेखा भी, ठीक है, विषुवत रेखा, तीनों ही रेखा आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इक्वेटर, ये तीनों ही अफ्रीका से गुजर रहे हैं। भारत से तो देखिए ध्यान रखिएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, ठीक है, बीचों बीच से, और यहाँ पे देखिए इक्वेटर जो है वो गैबॉन के बीच से गुजर रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, वेस्ट में है ये कंट्री। गैबॉन की बात करें, देखिए गुइनिया जो है, कैमरून, ठीक है, और यहाँ पे रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, ये इसके क्या है, संबंधित देश है जो इससे अपनी सीमा को साझा कर रहे हैं। यहाँ की मुद्रा के बारे में बात करें तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी कैपिटल को देखेंगे तो क्या है, लिब्रेविले, और यहाँ की जो करेंसी है वो मध्य अफ्रीकी CFA फ्रैंक जो है वो यहाँ की करेंसी है। राष्ट्रपति देखिए अभी हम लोगों ने बात किया कि क्या नाम है उनका, अबोंग एडिम्बो, ठीक है, इनका अगर पूरा नाम देखा जाए तो क्या नाम है दोस्तों, अली बोंगो ओंडीबा, ये यहाँ की प्रेजेंट जो है यहाँ के क्या है, प्रेसिडेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये फेस अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्योंकि गैबॉन की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी और यहाँ की जो है पहली महिला उपराष्ट्रपति भी बनी है। ठीक है, कौन दोस्तों, ओसोको रापोंडा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला और अंतिम हमारा आज का MCQ है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने किस राज्य में 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन किया है। पोलो प्रतिमा, ठीक है, इतिहास में याद है ना, कौन सा था वो शासक जो पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरता है और उसकी डेथ हो जाती है। चलिए बताइए, जिन लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा है बताइएगा मुझे। चलिए आते हैं प्रश्न पे थोड़ा सा कि 120 फीट ऊंची जो पोलो प्रतिमा का उद्घाटन किया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने, कहा पे दोस्तों, मणिपुर, ठीक है, मणिपुर में किया है, मणिपुर में किया गया है। तो केंद्रीय गृह मंत्री जी जो कि अभी मणिपुर के दौरे पे थे, उन्होंने जो वहां की कैपिटल है इम्फाल पूर्वी जिले के, ठीक है, मर्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स में एक पोलो खिलाड़ी की 120 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे। इस दौरान जो है मणिपुर के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे जो कि कौन है दोस्तों, एन बीरेन सिंह, ठीक है, और उन्होंने जो है अमित शाह जी को एक पोलो मैलेट और एक खेल का एक पेंटिंग भी भेंट किया है। यहाँ पे मणिपुर की दोस्तों बात किया जाए तो इसे जो है भारत में पोलो के जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है, यानी कि जो पोलो खेल है उसका जन्म स्थान भारत में मणिपुर को जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो है आधुनिक जो पोलो है, यानी कि पोलो का जो आधुनिक खेल है वो मणिपुर से ही लिया गया है। ठीक है, इस खेल को पहले देखिए किस नाम से जाना जाता था, संगोल कांगजी, ठीक है, कंजई बाजी पुलू, इस नाम से भी जाना जाता था। और ये भी ध्यान रखिएगा कि विश्व का जो सबसे बड़ा पोलो, जो सबसे पुराना पोलो ग्राउंड है वो मणिपुर के इम्फाल पोलो ग्राउंड ही है। तो मणिपुर में जो इम्फाल पोलो ग्राउंड है ये विश्व का सबसे पुराना जो है पोलो ग्राउंड है, और ये माना जाता है कि जो यहाँ पे जो भारत में पोलो का जन्म स्थान है वो मणिपुर है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का हमारा 10 MCQ। अब बात करते हैं फैक्ट्स ऑफ द डे की। हमारा सबसे पहला फैक्ट्स है कि हाल ही में नासा, ठीक है, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने नए मुख्य प्रौद्योगिकी वित्त के रूप में नियुक्त किया है किसे दोस्तों, AC चरानिया को। ठीक है, AC चरानिया को मुख्य प्रौद्योगिकी वित्त के रूप में नियुक्त किया गया है नासा के द्वारा। वही बात करें अमूल के MD, ठीक है, अमूल कहते हैं ना अमूल दूध पीता है इंडिया, तो अमूल के जो MD हैं जिन्होंने भी हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया, क्या नाम है दोस्तों, RS सोनी, ठीक है, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वही बात करें प्रोफेसर के अब्दुल गफार की आत्मकथा जिसका विमोचन किया गया है दोस्तों MS धोनी के द्वारा किया गया है, पूर्व भारतीय कप्तान, क्रिकेट कप्तान MS धोनी के द्वारा जो के अब्दुल गफार की आत्मकथा थी उसका विमोचन किया गया है। वही बात करें चंद्रशेखर आजाद की स्मृति में संग्रहालय बनाया जा रहा है दोस्तों, कहाँ पे, उन्नाव, ठीक है, उत्तर प्रदेश के उन्नाव में। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, संग्रहालय बनाया जा रहा है चंद्रशेखर आजाद जी की स्मृति में। वही बात करें अभी हाल ही में राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया, कब दोस्तों, 11 जनवरी को मनाया गया है। ठीक है, 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया। तो दोस्तों इस तरीके से था आज का हमारा करंट अफेयर्स। मैंने आज आपसे कोई खास क्वेश्चन नहीं किया है क्योंकि मैं देख रही हूँ आप लोग आंसर देना कम कर दिए हो, लेकिन आप लोग आंसर दीजिए, ठीक है।
बाकी सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें, और जो भी मैं क्वेश्चंस कर रही हूँ उसका आंसर करें। अच्छा लगा, क्या चीजें नहीं, कोई डाउट आ रहा है तो भी कमेंट करके आप मुझे बताइए, ठीक है। बाकी डेली करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ है वो देखिए टेलीग्राम ग्रुप पे जो इश्यू आ रहा था अभी वो सॉल्व हो गया। अब आपको इजिली जो है करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जाइए वहां से डाउनलोड करिए, रिविजन करिए। बाकी इसी तरीके से हम डेली करंट अफेयर्स की क्लास में मिलते रहेंगे। चलिए फिर अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।